मित्रों, दोस्तों, हम पहले भी बहुत सारे विषयों पर बात करने की हमने जद्दोजहद की और हमारी कोशिश हमेशा यही रही और हम ये कोशिश करते रहें कि कैसे हम जीवन और साहित्य को अधिक सूत्रबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करें और उसके आयामों को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार रामविलास शर्मा जी का, प्रोफेसर नामवर सिंह जी का, मैनेजर पांडे जी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, ऋतुराज, प्रेमचंद गांधी, डॉक्टर दुष्यंत, मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऐसे कई रचनाकार हैं, राकेश मिश्र हैं जो समकालीन में लिख रहे हैं, मनोज रूपड़ा हैं, चंदन पांडे हैं। तो इस प्रकार के कई लेखक हैं जो समकालीन रचनाधर्मिता में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं, अवार्ड भी प्राप्त कर रहे हैं और उनके अच्छे खासे संपर्क भी हैं, क्योंकि साहित्य की दुनिया में संपर्क होना भी ज़रूरी है। जैसे अशोक कुमार पांडे जो इतिहासकार भी हैं और तमाम विषयों पर लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं, वो कहते हैं कि एक समय था कि मेरे सामने किताब छपवाने का संकट था, लेकिन जब मेरी एक किताब कश्मीर पर मैंने किताब लिखा इतिहास और छप गई, उसके बाद मेरे सामने से संकट खत्म हो गया। तो लेखक के सामने ये भी होता है कि उसको एक प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और जब उसको वो सब मिल जाता है तो उसके बाद उसकी ड्यूटी या जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पाठकों के सामने तथ्यों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करें और एक लिखने पढ़ने और ज्ञान की दुनिया में एक नया आयाम बनाने का उसका फ़र्ज़ बनता है। नामवर जी बार बार इस बात को कहते थे और उन्होंने बहुत जगह मतलब लगातार कई वर्षों तक व्याख्यान दिए। और उस ज्ञान की संवाद की जो प्रक्रिया होती है कि ज्ञान कैसे किताबों से बाहर आकर के लोगों के दिलो दिमाग में जाए, कैसे वो पब्लिक स्फीयर पर आए। इसमें कहते हैं ना कि मतलब लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करें। जैसे आज अगर मैं बात करूं मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उनके बारे में आप देखेंगे जो वो क्या कर उनसे आपकी असहमति हो सकती है बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन उनके बारे में जिस प्रकार से चर्चा परिचर्चा होती है, जिस प्रकार से बातचीत होती है, तो नामवर कहते हैं कि बार बार कि अगर आप साहित्य की बात कर रहे हैं, अगर आप कबीर की बात कर रहे हैं, तुलसी की बात कर रहे हैं या किसी अन्य अक्का महादेवी की बात कर रहे हैं, आलोचना की बात कर रहे हैं, तो उसको आप पब्लिक स्फीयर पर लेके आइए ताकि क्लास में भी बहस हो सके, बच्चे बाहर निकल कर भी बहस करें, घर परिवार में भी बहस हो और उसका एक दायरा बढ़े। जब तक उसका दायरा नहीं बढ़ेगा तब तक वो ज्ञान कुछ चंद लोगों के बीच ही रह करके सिमट जाएगा और वो उस समाज की चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया चलनी चाहिए, शायद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका नहीं निभा पाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो कुछ पढ़ें, चाहे हम प्रेमचंद को पढ़ें, चाहे हम निर्मल वर्मा को पढ़ें, चाहे हम फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ें, चाहे हम ऋतुराज को पढ़ें, चाहे हम इंशा अल्लाह खां को पढ़ें, चाहे हम रांगे रागों को पढ़ें, चाहे हम चरण सिंह फतीक की कहानियाँ पढ़ रहे हों, चाहे हम प्रेमचंद गांधी की कविताएं पढ़ रहे हों, उनका अनुवाद पढ़ रहे हों या उनके कोई आलेख पढ़ रहे हों, तो हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि हम उसको सामान्य स्तर पर समझते हुए उसको आगे ले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम क्लास में कुछ पढ़ते हैं और किताब का सिलेबस या पाठ पढ़ा और उसके बाद परीक्षा पास की, रट लिए और हम भूल गए, अगली क्लास में जाने तक बच्चे भूल जाते हैं। वो सारा ज्ञान उनकी समझ का हिस्सा नहीं बन पाता है
और जब तक वो ज्ञान उनकी समझ का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक उनके व्यक्तित्व में भी ट्रांसफॉर्मेशन घटित नहीं होगा। इसको कहते हैं ना रिफॉर्म करना या ट्रांसफॉर्म करना, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन करना। और ज्ञान का काम यही है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, हमारे व्यक्तित्व को रिफॉर्म करना। जिसे अम्बेडकर कहते हैं ना, अम्बेडकर रिफॉर्मवादी है कि सामाजिक प्रक्रिया में धीरे धीरे परिवर्तन घटित करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की चेतना, क्रांति की चेतना उस तरह से नहीं है जिस प्रकार की वेस्टर्न में है। इसलिए आप रातों रात यहाँ के समाज को नहीं बदल सकते हो। हमारे गुरुवर आचार्य नंदकिशोर आचार्य भी बार बार इस बात को कहते हैं, प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य, जो इतिहासकार भी हैं, नाटककार भी हैं और गांधी साहित्य के बड़े अध्येता, बड़े चिंतक हैं। आप गूगल करेंगे तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। वो मूलतः नाटककार और इतिहास के बड़े गहरे जानकार हैं और साहित्य की स्वायत्त प्रक्रिया से लेकर के साहित्य का होने और साहित्य को कैसे समझा जाए, अज्ञेय के साहित्य के बड़े जानकार हैं। मुक्तिबोध पे भी लिखा। लगभग आलोचना की हर उस प्रक्रिया या प्रोसेस पर नंदकिशोर आचार्य हमारे गुरुवर ने लिखा है और हमें लगातार पढ़ाते समझाते रहे हैं। तो लेखक की क्या भूमिका हो सकती है और पाठक की क्या भूमिका हो सकती है, चाहे हम नोम चॉम्स्की की बात करें, चाहे अमर्त्य सेन की बात करें। मैंने 3 वर्ड का इस्तेमाल किया है, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म और पब्लिक स्फेयर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन होना। हम जो सोच रहे हैं, हमारी प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से कैसे हम अपने आप को बेहतर सोचने समझने वाले इंसान में तब्दील करें, हमारी समझ को कैसे बेहतर बनाएं। और रिफॉर्म करना मतलब चीज़ों को बदलना, परिवर्तित करना, फिर से नए फॉर्म में ले जाना। और पब्लिक स्फीयर का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हों, उनके जीवन के दुख दर्द की चर्चा होती हो, बातचीत होती हो, संवाद होता हो। चाहे आप चाय की दुकान की बात कर लें, चाहे हमारे गांव के मंदिर की बात कर लें, या फिर कोई भी इलाका जहां लोग सुबह शाम आकर इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हो, चाहे महिलाएं आती हो, चाहे स्टूडेंट आते हों, चाहे मध्य वर्ग के जो लोग नौकरी पेशा करने वाले वो लोग आते हों, इकट्ठे होते हों, चाय पानी पीते हो, कुछ अलग कुछ उनको पीना है वो भी पीते हों, सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, तंबाकू पीते हो, जो भी पीना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हमारे जीवन और हमारी सोच के साथ रिलेट होती है और हमारी सोच को परिवर्तित करने में, हमारी सोच को बदलने में उनकी क्या भूमिका होती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे शब्द चलते हैं, चाहे मार्क्सवाद की अगर हम बात करें बार बार, जो कि आज की समय में उसका जैसे महत्व खत्म सा हो गया, लेकिन एक समय था कि उसका बड़ा महत्व था और मार्क्सवादी आलोचना पूरी साहित्य में चलती रही और चलती है कि मार्क्स किस प्रकार से उस मजदूर को, संघर्ष करने वाले वर्ग की बात करते हैं और उसको अधिकारों के लिए उसकी सोच को, उसके चिंतन को कैसे अप्लाई किया गया बार बार। लेकिन भारत में वो शायद प्रयोग सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आप गूगल करेंगे तो मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के नाम पर जो विचारधारा पूरी दुनिया में फैली, और उसने कहा कि मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। और बाद में उसने कहा कि मजदूर और किसान की ताकत ही सत्ता पर अधिकार करने में तुम्हारी मदद करेगी और तुम एक दिन समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करोगे और दुनिया में इक्वलिटी का विचार आएगा। उसके पीछे बहुत सारे द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व है, विरोधाभास है, वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय समाज की चेतना, चाहे कबीर से आप उसको जोड़ के देखिए, चाहे आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर के साथ जोड़ के देखिए, नेहरू जी की बात कर सकते हैं आप, गांधी जी की बात कर सकते हैं, आपकी या हमारी असहमति किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन जब हम भारतीय जनमानस की चेतना की बात करते हैं, हम रिफॉर्म की बात करते हैं, तो उसमें साहित्य की भी अपनी बड़ी भूमिका होती है। और नंदकिशोर आचार्य हमारे गुरु बार बार कहते हैं कि साहित्य समाज को शनै शनै परिवर्तित करता है। बोलते कि समय लगता है, एक दिन में ही जिस प्रकार से हम कोई बीज डालते हैं ज़मीन में और धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर बाद में
वर्षों बाद में वृक्ष बनता है और बाद में वो न जाने कितने वर्षों तक छाया देता रहता है, फल देता रहता है, फूल देता रहता है, ऑक्सीजन देता है, सब कुछ देता है। तो वैसे ही जो अच्छा साहित्य होता है वो समाज को धीरे धीरे परिवर्तित करता है और 1, 2, 3, 4 जनरेशन के बाद पूरे समाज की चेतना में बुनियादी परिवर्तन घटित कर देता है। इसलिए रिफॉर्म, पब्लिक स्फेयर और ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों के मंतव्य या इन तीनों के कोरिलेशन को अगर हम समझ जाएंगे तो साहित्य की संवादधर्मिता और साहित्य की भूमिका क्या होती है समाज को बदलने में, इसको भी समझ आएंगे। और साहित्य, प्रेमचंद ने कहा ना कि साहित्यकार किसी के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि वो सबसे आगे मशाल दिखाना उसका काम है। उसका काम क्या है? समाज को रास्ता दिखाना काम है। राजनीति भी उसके पीछे ही चलती है। तो अगर वो साहित्य जो समाज को मशाल दिखाता चलेगा, समाज की चेतना को बदलने में अपनी भूमिका निभाएगा, तो निश्चित रूप से उस साहित्य का स्वागत होना चाहिए। बाकी तो यशगान करने वाले लोग तो बहुत हुए, यशगान करना उनका काम है, जो कर रहे हैं और करते रहेंगे वो। और समाज की देखिए, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि बच्चों का मन अपने परिवेश के अनुसार अपने आप बनता है और आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से समाज भी अपने युग के दबाव, अपने युग के ज्ञान और युग की चेतना के अनुसार धीरे धीरे स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। उसमें कौन सी फोर्स किस तरफ उसको ले जा रही है वह अलग मुद्दा हो सकता है, वह अलग सवाल हो सकता है, लेकिन समाज बदलता है। परिवर्तन उसकी प्रक्रिया है, उसको न तो आप रोक सकते हैं न कोई रोक सकता है। इसलिए हमेशा नए विचार या उन्नत विचार के साथ आगे बढ़ता हुआ समाज निश्चित रूप से दूरगामी अच्छे परिणामों की तरफ ही जाता है और उसके ये परिणाम निश्चित रूप से समाज को एक बेहतर जीवन, एक बेहतर मूल्यबोध, एक बेहतर सिस्टम देते हैं और वो एक बेहतर अनुशासन के साथ बेहतर क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ता है और बेहतर जीवन संदर्भ और बेहतर जीवन स्तर को अंगीकार करता है। और ये ज़रूरी है। हमारे बाप दादा तो बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन हम नहीं चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि नहीं चल सकते, समय बदल चुका है। बस इसी से आप समझ जाइए। और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। जिंदगी का आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए।